खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब के जो दायमी अरेस्ट वारंट जारी किए थे वो मनसूख कर दिए, मुअत्तल कर दिए और उनको ज़मानत भी मिल गई। ये एक बड़ा रिलीफ है अदालत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद के लिए। इससे पहले निगरान काबीना पंजाब ने उनकी सज़ा की मुअत्तली के हवाले से भी एक फ़ैसला जारी किया, जो कि एक टाइमली एक डिसीजन था उनका, जिससे मियां साहब को यकीनन अदालत के अंदर भी रिलीफ मिला। और इसके साथ साथ वो अदालत में पेश हुए। एक बात तो मानने वाली है कि इससे पहले भी जब वो वज़ीर आज़म थे और नहीं रहे, तब भी उन्होंने बहुत सी अदालत में पेशियाँ भुगती और इस दफ़ा भी उन्होंने अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर किया। लेकिन उनके नाकदीन और मुखालफीन एक बात ज़रूर कहते हैं कि उनको एक प्रेफरेंशियल यानी कि एक ट्रीटमेंट ऐसी मिल रही है या उनको ऐसा रिलीफ मिल रहा है कि जो आम लोगों को या दीगर सियासी मुखालफीन को मुयस्सर नहीं आया। क्या वाकई ऐसा है, इस पर भी आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ में कितनी जान पड़ी है उनके आने से और अब आगे सियासी मुहिम किस अंदाज से वो चलाएंगे। कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हुआ, जो गिराव झलाव की सियासत और उस इक़दामात किए गए, उनको किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड या उनको इजाज़त दी जा सकती है। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जो लोग इस किस्म की तखरीबकारी में मुलव्विस थे, अगर उनको भी खुलेआम इजाज़त दी गई तो क्या पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ ये मजाक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक खदशा है और इल्ज़ाम है कि उनके साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है या जो उनके साथ बर्ताव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है और उनके ग्रीवेंसेस किस तरीके से दूर किए जा सकते हैं, गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपका। नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब सीनियर माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये जो आपके मुखालफीन कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए वहीं पर उनकी एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो गई और फिर सबको पता था कि उनको ज़मानत मिल जाएगी और उसमें तौसी हो जाएगी, फिर निगरान काबीना का भी एक फ़ैसला आ गया, तो ये वो सारे इक़दामात हैं कि जो कुछ अरसे पहले तक मुमकिन नहीं थे, अब कैसे मुमकिन हुए, इस पे सवाल लोग उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी में भी मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म और जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी थे, उन्होंने कानून का सामना किया, अदालतों का सामना किया, एहतसाब अदालतों में लगातार पेशियाँ भुगती, साथ अपनी बेटी के भी भुगती, जेलें भी काटी। तब तो किसी नाकदीन में से किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है। तब भी कोई आवाज़ तो मुल्क से उठनी चाहिए थी नाकदीन के टोले से कि जी ये गलत हो रहा है। जबकि जिन लोगों ने उस वक्त मियाँ साहब की चलती हुई गवर्नमेंट को ख़त्म किया, मियाँ साहब को नाअहल किया, उस वक्त के जो लोग थे, अब तो वो रिटायर हो गए, वक्त चला गया, कि वो अदलिया के लोग भी कहते हैं ये गलत हुआ। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उन्होंने दरअसल मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोका, पाकिस्तान की माशी खुशहाली को रोका। उन्होंने एक ऐसा बंद लगाया मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमत से फारिग करके, नाअहल करके, उनके ओहदे से फारिग करके। और फिर यही अदालतें थी जिन्होंने उन्हें इलाज के लिए रिलीफ दिया। वो गए, फिर उन्होंने और नारे लगाए। तो मियाँ नवाज शरीफ ने जब भी आना था उन्होंने सरेंडर भी करना था, अपने आप को अदालतों के सामने सबमिट भी करना था। और ये भी हकीकत है कि अदलिया में हम ये तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अदलिया से वो लोग चले गए रिटायर होके, कि अब जो लोग बैठे हैं वो इंसाफ से ये उन्होंने आज जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है नैब को कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी सबूत हैं, आप लाएँ। हम तो ये सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को ये पता लगना चाहिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्या है। अच्छा, एक जो भी आप मंजर आम पे लाएं। बिल्कुल ठीक। चले मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आपके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई और जब वो मुल्क से बाहर गए तो उस हुकूमत के दौरान वो वापस नहीं आ सकते थे, इस खदशे से कि दोबारा उनको इस कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। नहीं, उन्हें भेजने वाले भी यहीं बैठे थे, भेजने वाले भी वही थे, लेकिन सवाल ये कि उसके बाद PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन मियाँ साहब ने फिर भी मुनासिब नहीं समझा वो ना आए। सो इस वक्त उन्होंने क्यों मुनासिब समझा? वो पहले भी आ सकते थे, तो क्या वजह थी? वो पहले पता क्या होता था, उन्होंने कहता जी भाई की हुकूमत आ गई ना, अब आ गए हैं, भाई ने रिलीफ दे दिया।
फिर और किस्म की तनकीद होती। तो उन्होंने वो वक्त भी गुजारा जो जब इतनी बड़ी मुश्किल होती है अपने घर से दूरी, खा वो 2 कमरे का घर हो लेकिन अपना ज़ाती घर जो है और जो ज़ाती जगह, और जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ये मेरा ईमान है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तानी अवाम के बगैर नहीं रह सकते। ना पाकिस्तानी कौम से अलग रह सकते हैं, ना पाकिस्तान से और ना पाकिस्तानी अवाम से। तो उन्होंने बिल आखिर वापस आना था। और इस वक्त ये भी सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के दौरान अगर मियाँ साहब आते वो भी सही नहीं था, पेशियाँ भुगतते लोग, इलेक्शंस में मसरूफ़ होते। तो अब ये वो मौका है कि इलेक्शन से पहले जो टाइम है उसमें वो अपने केसेस का सामना करें, वो अपने आप को सरेंडर करें, वो ये कौम के सामने हकीकत लाएं जो आज, जैसे कि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि जो भी केसेस नवाज शरीफ साहब पे नैब ने बनाए, जो भी सबूत, जो भी शवाहिद, जो भी कार्रवाइयाँ वो सब सामने लाई जाएँ। ठीक और फिर उसका हम सामना करेंगे। राइट, बिल्कुल सही। यासीन आज़ाद साहब, सवाल एक और भी है कि अब क्योंकि अदालत के सामने मियाँ नवाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर किया और एक मुख्तलिफ इसमें राय हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा वाज़े कर दें कि कहते हैं कि जी अदालत से ही इजाज़त के बाद वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और उसके बाद अगर उनको कोई वाकई रिलीफ सही तौर पे मिल जाता है फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का या साबिक वज़ीर कानून का ये कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो ताहयात नाअहली थी वो 5 साल तक में मुंतकिल हो गई है, तो अब वो बासानी कागजात भी जमा करा सकते हैं, उन्हें किसी अदालत से पेशगी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखें, इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो व्यू है ठीक है, तो उन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली आई और तब्दीली के बाद ये बात आ गई कि आइन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई पीरियड फिक्स नहीं था। एक्ट में उन्होंने कहा कि नाइली होगी वो 7 साल के लिए होगी, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस चैलेंज नहीं किया और मेरे नज़दीक वो उन्होंने किस्म हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये बात हकीकत है कि बहसियत कानून के तालिब के शुरू से मौक़िफ़ यह था कि आइन का आर्टिकल 184(3) के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, या जिस तरह माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, एक ऐसे ग्राउंड पे जो ग्राउंड बनता ही नहीं था, और ये जानते हुए भी कि राइट ऑफ अपील नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा, तो एकदम सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट कोर्ट होता है जहाँ लोग इंसाफ के लिए जाते हैं। गुलाम आला जब लाइफ के लिए आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की, वो भी आपने उड़ा दी, खत्म हो गई, और ठीक है अपनी जगह पे जो होना था हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश थी कि आप किसी आदमी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें? आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। आपको याद होगा कि हमजा शहबाज का और परवेज़ इलाही का जब मैटर चला तो उस वक्त हम साबका सदूर जो थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, हम तकरीबन के लगभग तमाम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उसमें उनसे हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करें फुल कोर्ट बनाएं एहसास मामला में, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। मैंने अपनी पहली दफ़ा देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 25 वोट जो पीटीआई के हमजा शहबाज को पड़े वो काउंट नहीं होंगे। आइन मेरा ये नहीं कहता, जो 73 का आइन है वो ये कहता है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो उसकी सीट चली जाएगी, लेकिन वोट काउंट होगा। वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया। उसके बाद आपने देखा जब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अमेंडमेंट का जो कानून आया, वो कानून बना ही नहीं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठा के स्टे दे दिया। बहरहाल जस्टिस फैज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने फुल कोर्ट लगाया, जो हम अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि हमारे डिमांड के मुताबिक जो हमारी एक बात जो हुई, जो 7-8 की रेशो से जो फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि जो माजी में फैसले हो गए हैं उन पर अपील जो है वो नहीं की जा सकती। अब एक फ़ैसला अगर माजी में अदालत उज़्मा ने किया है और एक शख्स जो है वो एग्रीव पार्टी है और कोई आम आदमी नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है और आगे भी उसके चांस है दोबारा वज़ीर आज़म बनने के, तो क्या ये आपके ख्याल में अगर एक फेयर कमेंट करें उस फैसले पे मुनासिब होता कि इस किस्म के अहम हाई प्रोफाइल केसेस को आप
जो है उसमें एक्सेप्शन दे देते, या मुमकिन नहीं था ये? देखें, पहली बात यह है कि रिव्यू पिटिशन जो उनका लीगल राइट आइन के मुताबिक उस वक्त बनता था, वो नवाज शरीफ साहब ने अवेल कर लिया था और वो रिव्यू पिटिशन उनकी डिसमिस हो गई थी। तो एक रेमेडी जो उस वक्त के कानून के मुताबिक उनके पास थी, वो उनको मिल गई। लेकिन सर रिव्यू का तो अब स्कोप बड़ा आप ही हमें समझाते हैं कि बड़ा लिमिटेड होता है ना। अभी हम तो एक अपील की बात कर रहे हैं। रिव्यू का स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है। इसी वजह से हमारा ये कहना था कि 184(3) में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो उसमें राइट ऑफ अपील दिया जाए। ये डिमांड पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों का बदफुका तो आप समझते हैं कि मुनासिब होता कि ये माजी के फैसलों पर भी इसका इतलाक होता, या आप समझते हैं कि इससे कोई नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता? ठीक है, से इतलाक नहीं होता। अमूमन जब कोई कानून बनता है, जिस दिन वो कानून फाइनल बन जाता है तो उसी दिन से उसको अप्लाई करता है। पर अगर माजी से आप उस कानून को बताते तो लोगों को एक बात का मौका मिल जाता, खुल के वो क्रिटिसाइज करते और ये बात करते कि ये सिर्फ किसी एक आदमी को रिलीफ देने के लिए जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने फ्यूचर को तय किया, और जाहिर है कि आप फुल कोर्ट के फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती उस पर इज़हार राय करने का, क्योंकि अगर फैसला 2 या 3 या 5 जजों ने फैसला किया होता तो शायद मैं और आप कुछ ना कोई बात कर लेते। आप चूंकि फुल कोर्ट बैठा और उसको ओपन किया आपने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस प्रोसीडिंग को देखा, और उसके बाद 10 और 5 से वो फैसला जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब यासीन आज़ाद साहब। नादिर कबूल साहब, हमने इससे पहले देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और जमात ने एक मुफाहमत का बयानिया लेके आप चले और उनको रिकन्सिलिएशन का किंग कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। अच्छी बात थी और इसकी वजह से बहुत मुस्बत चीज़ें भी हमने पाकिस्तान की सियासत में देखी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बावजूद इसके कि वो 4 साल बाहर रहे, किन हालात में रहे, और उन्होंने अपने जज्बात का भी भरपूर इजहार किया जो उन्होंने तकरीर की लाहौर में जलसा आम से। तो अब उन्होंने कहा जी वो इंतकाम नहीं लेना चाहते, वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं, मुस्बत सियासत करना चाहते हैं और अपना फैसला जो है वो अवाम पे और अल्लाह पे छोड़ते हैं। आपके ख्याल में ये सोच कितनी अच्छी है, और अपने आगे आने वाले इलेक्शन के दिनों में, उससे पहले और उसके बाद, कितनी मुस्बत तब्दीलियां लाएगी पाकिस्तान की सियासत में? एक और जुमला भी उन्होंने कहा, सबको मुत्तहिद करके साथ लेके चलना जी, चाहिए। सबको मुत्तहिद करके साथ लेना। ताहिरा औरंगजेब साहब ने एक चीज़ ऐड की है। देखिए, बातें तो मियाँ साहब बिल्कुल बहुत अच्छी कर रहे हैं, और अगर इन बातों को इनकी फेस वैल्यू पे लिया जाए तो 100% मैं इनकी बातों से एग्री करूंगा और वेलकम भी करूंगा। बट बात सारी ये है कि अभी इस वक्त जो 2023 में और 24 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें आवाम जो है, आवाम देखती है कि एक पार्टी और एक शख्स को कितना फेवर किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है, बिकॉज 2018 और 2024 के इलेक्शन में फिर फर्क क्या रह जाएगा? उस वक्त लाडला कोई और था, इस वक्त लाडला कोई और है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि हमें कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। हमें तमाम अपने पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो पार्टीज है उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में साथ लेकर चलना ज़रूरी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस और तरक्की के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन दिस पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मगर अगर ये पॉलिटिकल फील्ड जो है आपको साफ नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा, ये बात ना पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत दफ़ा आ रही है, बार बार आ रही है, आप समेत बहुत सारे रहनुमा ये बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हो रही है और नहीं होनी चाहिए? ज़रा इसको वाज़ेह करें, स्पेसिफाई करें। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द ऑप्टिक्स ना। अगर नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद स्पेशल प्लेन से उनको पूरे सिविल एविएशन से तमाम उनको एनओसीज विद मिनट्स मिल जाते हैं, उनके लैंडिंग करने से पहले उनको बेल मिल जाती है, फिर जब वो लैंड करते हैं तो हेलीकॉप्टर भी उनको फराहम की जाती है, और जब लाहौर पहुंचते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट भी अनाउंस कर लेती है कि वो भी जितने भी उनके खिलाफ केसेस हैं उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो पिक्चर इज क्लियर कि उनको फेवर किया जा रहा है और उनको 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी तैयारी है। तो अगर नवाज शरीफ साहब अभी भी नहीं सीखे हैं माजी से, और आप इसको कोर्स करेक्शन नहीं कह सकते? नहीं, देखिए, कोर्स करेक्शन तो एक ही है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे आवाम के पास जाएं और आप चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आते और सीधे जेल चले जाते, फिर आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है?
नहीं, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ना बिलावल साहब ना पीपल्स पार्टी की चाहने या चाहने से कुछ होता है, मगर पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में यही है कि अगर एक शख्स ऑलरेडी कन्विक्टेड है, 4 साल से वो नहीं था मुल्क के अंदर, तो आते ही पहला चीज ये है कि वो कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करे। पर यहाँ पे कोर्ट ने अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर लिया। एयरपोर्ट पे ही उनके तमाम बायोमेट्रिक्स हो गए, बेल उनको पहले से मिल गया, उन्होंने एक बड़ा जलसा भी कर लिया, घर जाके 2-3 रातें आराम से सुकून से नींदें भी पूरी नहीं, की। आज वो गए, अदालत में पेश हुए, अदालत से उन्होंने दरखास्त की और अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली। फाइनली आज गए, अच्छी बात है। इवेंचुअली तो उनको जाना था, आज नहीं तो कल उनको जाना था, मगर अगर ये पहले ही चले जाते। नादिर का बोलता, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कि हर चीज को हम एक पस मंजर में, एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत थी, मियां साहब जब उनको हटा दिया गया, उसके बाद वो अदालत जाते थे, अपनी बेटी के साथ जाते थे। 80 पेशियां कितनी भुगती? 100 पेशियां उन्होंने भुगती। तो पस मंजर को हम हटा तो नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 wrongs make a right, इससे तो ये मैसेज जा रहा है ना कि उन्होंने, इसीलिए मैंने कोर्स करेक्शन की बात की थी। कोर्स करेक्शन तो यही होता ना कि फिर अभी कानून तो यही कहता है कि आप अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करें, फिर कोर्ट फैसला करता है कि भाई हम आपको बेल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पर उनकी आने से पहले ही उनको एक अदालत, देखें, वो जो आने से पहले भी बेल मिली वो अदालत ही ने दी ना सर, वो किसी हुकूमत ने तो नहीं दी। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, वो भी अदालत नहीं दी है, मगर इसका मैसेज क्या जाता है कि बाकी पाकिस्तानियों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए, आप कोर्ट जाएं, कोर्ट के सामने। अच्छा, एक और बात, चलें इसको इस तरह ले लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। तकरीबन सारी टॉप लीडरशिप आपकी जेल की सलाखों के पीछे थी, और जब वो हुकूमत तब्दील हुई तो सूरत हाल भी तब्दील हो गई, आप सारे जेल से बाहर आ गए, आपको बेल्स भी मिल गई। तो उसको फिर क्या कहा जाएगा कि वो क्या हुआ? वो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुश्किलात नहीं, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है, आप ये सही कह रहे हैं, मैंने एक मिसाल दी है। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ पीटीआई का दौर पीपल्स पार्टी के लिए और पीडीएम का दौर पीपल्स पार्टी के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर हमारा यही मौकफ था कि हमने अपने केसेस कोर्ट में जीते हैं। आसिफ जरदारी साहब 11-11.5 साल जेल रहे हैं, अपनी पेशियां उन्होंने अदा की हैं, उसके बाद उनको कोर्ट ने बरी किया, और कोर्ट के अंदर प्रूव हुआ है कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जितने भी केसेस थे। राइट। चलें, मैं एक दो सवाल और हैं, लेकिन जरा ताहिरा औरंगजेब साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, फिर आपकी जाने बातों में। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये बार बार एक शिकायत है पीपल्स पार्टी के लोगों की ज़बान पे, क्या कहेंगी? मियां नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन में मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ एक मिसाक जमहूरियत, आपको याद होगा, किया था, और वो उन तमाम वादों की पासदारी करने वाला शख्स है जो मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और वो उसी मिसाक जमहूरियत की पासदारी के ज़िम्मन में उन्होंने हमेशा ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ हम मिल के चलेंगे। और अब तो उन्होंने ये भी कहा है, जब वो आए हैं लंदन से वापस यादगार पाकिस्तान के जलसे में, कि मैं तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बेरोज़गारी, गुर्बत का ख़ात्मा करने के लिए, तरक्की के लिए, लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए और अमन के लिए जी। और ये बड़ा अच्छा मैसेज हुआ कि उन्होंने जब स्टेज पे किसी ने कबूतर उड़ाए तो वो सारे उनके डाइस पे आके बैठ गए, और एक कबूतर तो उनके हाथ पे बैठ गया। ये बड़ा अच्छा अमन, और ये जो फाख्ता है ये अमन का निशान है। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया तकरीर से पहले, उस कबूतर को हवा तक लेके गए वो हाथ ऊंचा करके, और उन्होंने मैसेज दिया कि मैं अमन के लिए बात करना चाहता हूं। लेकिन एक मेरा एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं, मियाँ साहब का भी जो बयानिया है वो यकीनन ठीक होगा, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई बादशाहत नहीं है, और वो लोग जिनको आप कौमी मुजरिम गर्दानते हैं, अभी तक कहते आते हैं, शायद आजकल आप नाम नहीं ले रहे, उन लोगों को आप कैसे विद स्ट्रोक ऑफ पेन या अपने एक जुमले से बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? अगर वो कौमी मुजरिम हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत का आवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन तक आप कह रहे हैं कि जी मफामत का बयानिया, या उनसे आप वाकई चाहेंगे कि वो एहतसाब के कटहरे में आएँ? नहीं, देखिए, जिन्होंने 9 मई का वाक़या, जिनके वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि उन पर फ़ौजी अदालतों पर उन पर केसेस नहीं चलेंगे, सिविल कोर्ट्स में चलेंगे। ये एक अच्छा फ़ैसला है, मैं समझती हूँ, सियासी लोगों के लिए। और ये जो पीपल्स पार्टी आजकल शिकवा करती, मुझे अक्सर चैनल्स में लोग नज़र आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें जो PMLN को है, तो उसके लिए भी मैंने आज देखा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जैसे मौके दिए जाएंगे, और सब के लिए जो लेवल
होगा। नहीं, वो कहते हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है मियाँ साहब को, जो पीपल अभी नादिर कबूल साहब ने भी बोला। मुझे बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है जब कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए, कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फ़ैसले किए होते हैं, और जब कोई शख्स अल्लाह ताला पे पूरी तवक्ल करके जाए ना, उन्होंने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही थी जब कोर्ट से निकले, उंगली से इशारा करते हुए कि मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। तो मुझे बहुत अरसा बहुत लोग पूछते थे, तो मैं कहती थी कि जिस शख्स की इतनी तवक्ल बर खुदा हो ना, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है, और अल्लाह ताला ही उसे इन तमाम केसेस से बरी करेंगे। और यही उनका जो ईमान और तवक्ल थी, ये जो उनके साथ जो भी कुछ हुआ, एयरपोर्ट उतरते बायोमेट्रिक्स हुए, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, और ये अल्लाह ताला की बड़ी अता है नवाज शरीफ पर। और ये भी बड़ी अता है कि जिस शख्स के लिए ताहयात नाअहली का कानून बना के फ़ैसला कर दिया गया हो, और उसके बाद वो फिर पाकिस्तान में आएँ और आके अपने केसेस का सामना करें, अदालतों का सामना करें, कानून का सामना करें, तो उसका मतलब है वो शख्स कानून की पासदारी जानता है। सवाल एक और भी है मियाँ साहब, अब जैसे बात करें कानून की पासदारी, इंतकाम नहीं लेंगे, मफामत की सियासत, 93, 99 फिर आगे 2015 ऑनवर्ड, मियाँ साहब मतलब तारीख ने अपने आप को दोहराया है। जी जी। अब अगर आपकी हुकूमत कायम हो जाती है, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, अगर मफरूज़े की बुनियाद पर बात करें, तो ऐसा क्या होगा कि उन 3 अदवार में जो हुआ वो तारीख अपने आप को नहीं दोहराएगी, वो रिपीट नहीं होगा? वो मैं समझती हूँ जो बात उन्होंने की ना कि मैं सबको साथ लेके चलेंगे, ये एक बहुत नई बात है कि तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हालांकि इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आपने कहा मफरूज़ा कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह बन जाते हैं, और दीगर तमाम सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं, तो इससे पहले 3 अदवार में ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन करती रहती थी। अभी भी आप देखें, जब PTI की गवर्नमेंट आई, 3.5 साल हमने ये नारे असम्बली में सुने, चोर चोर डाकू डाकू, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, तलबा और तालबात स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाना, मैं साइकिल पर आऊँगा, मैं कोई सियासी प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मैं कोई गार्ड्स नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी मराहत नहीं लूँगा, मतलब मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊँगा। ये ऐसी ऐसी बातें थी जो मैंने नवाज शरीफ के मुँह से पिछले 3 अदवार में कभी नहीं सुनी। एक चीज़ हम कर ना सकें उसके हम दावे क्यों करें, और अगर दावा कर लें तो फिर जी जान से चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो काम करना चाहिए। सही, ठीक हो तो गया। इसके लिए नवाज शरीफ साहब ने जो मुंह से कहा 3 अदवार में, उन्होंने वो किया। अब अगर उन्होंने ये मुंह से बात कही है कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तनहा कोई सियासी जमात अब सवार नहीं सकती, जिस नहज पे पाकिस्तान पहुँच गया है, तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा बयानिया है, और यही बयानिया इलेक्शन में हमारे साथ चलेगा। तो ये आपको वोट भी दिलवा देगा ये बयानिया? देखिए, पाकिस्तान की तरक्की, नहीं वोट दिलवाएगा कि नहीं ये बयानिया? खुशहाली तरक्की का बयानिया दिलवाएगा ना, जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की हालत बदलेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली को 2017 में जहाँ छोड़ के मैं गया था वहीं से दोबारा सफ़र शुरू होगा, और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। ठीक ठीक। यासीन आज़ाद साहब, एक कानूनी सवाल या आईनी सवाल पूछने से पहले मैं चाहूँगा इस पे भी ज़रा आप इज़हार ख्याल करेंगे। जो मियाँ साहब बात करें सबको साथ लेके चलेंगे, और जो मफामत की सियासत, क्या पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है या मुमकिन है कि इस बुनियाद पर आप इतने वोट इकट्ठे कर लें कि आप बासानी वज़ीर आज़म बन सकें, और उसके बाद फिर दीगर सियासी जमातों को जो आपकी हम ख्याल हैं उनको साथ लेके चलें? सर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले सर मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये सर, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल क्यों मिली, उनको एडवांस रिलीफ मिला। मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट सिर्फ ये होता है कि मैं बाइज़्ज़त तरीके से कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। ये कोर्ट के इख्तियारात में है, और कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी। आज आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर किया, जो हमारे दोस्त डिमांड करते हैं ना कि सरेंडर करना चाहिए था, आज उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद भी क्या हुआ कि उनको 2 दिन की मजीद प्रोटेक्टिव बेल दी गई है, चूँकि जो केस एप्लीकेशन फाइल की गई हाई कोर्ट में, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ था, नोटिस का ऑर्डर हुआ। अब जो सवाल आप कर रहे हैं सर, यहाँ सूरत बड़ी अजीब सी है कि हमारे मुल्क का तो एक दस्तूर बन गया, हमारी PDM की जो जमातें हैं, पॉलिटिकल जितनी भी पार्टी हैं, 15-16 महीने इन्होंने मिलकर हुकूमत की और एक साथ चलें और बड़ी खूबसूरती से चलें।
वो ख़त्म होने के बाद अब जब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम एक दूसरे को ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो उस अंदाज में बातचीत करते हैं। ज़ाहिर है उनको पार्टी के आपके जो पब्लिसिटी है वो भी चाहिए, वो उनका डिमांड है जो करते हैं। अब ये है कि क्या हम जो भी काम कर रहे हैं कानून और आइन के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आने के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप कहें कि वो उनको गलत रिलीफ दिया गया या ये रिलीफ उनका बनता नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हस्बे मामूल आज तोशाखाना केस में भी वो जाके पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 अपीलें थी उनमें भी जाके वो पेश हुए। ये ज़ाहिर कि सियासी जमातें एक दूसरे पे इलेक्शन के नज़दीक डिफरेंट वे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, ये जो भी। अच्छा सर, एक सवाल और है, वो ये कि बार बार हम सियासी स्टेज जलसों से, सियासी रहनुमाओं की तकरीरों से आजकल एक बात सुन रहे हैं, वो ये कि सबको साथ लेके चलना है, इस्टेब्लिशमेंट को भी, अदलिया को भी, सियासी जमातों को भी, दीगर स्टेक होल्डर्स को भी। अब ये क्या सिर्फ सियासी बयान की हद तक ये बात है, एक बयानिया है, या वाकई आइन और कानून को इजाज़त देता है कि इस किस्म की कोई शक्ल निकल आए अगली हुकूमत या डिस्पेंसेशन की कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे एक साथ हों और मुल्क को मसाइल से निकालें? मतलब इसकी कोई अमली शक्ल भी मौजूद है या नहीं, या सिर्फ ये एक सियासी बात है? सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान जो एक बात कही है कि तमाम आइनी स्तोनों को अपनी हदूद के अंदर रह कर काम करना पड़ता है। ये आइन की तहत हर इदारे को कवर करता है। एक जुमले से आप पूरी डिटेल में जा सकते हैं। आइनी हदूद का मतलब यह है कि हमारे जितने आइनी इदारे हैं उनकी अपनी आइनी हदूद है, उनके अंदर रहकर काम कर सकते हैं। मेरे नज़दीक पार्लियामेंट का इदारा जो है वो कानून साज इदारा है और मेरे नज़दीक पार्लियामेंट के इदारे को सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए। ये एक अपनी जगह पे है। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले माजी में जब 184(3) में ऑनरेबल चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे था कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाते थे और बेंच बनाने के बाद केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते थे। पहली दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को तकसीम किया। जो कानून आपने बनाया पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को छेड़ने का हमारा हक नहीं बनता। और आज सुप्रीम कोर्ट में अगर 184(3) के तहत कोई आप कार्रवाई करेंगे तो खाली ऑनरेबल चीफ जस्टिस फैसला नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ जब तक 2 सीनियर जजेस उनसे एग्री नहीं करेंगे उस वक्त तक वो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने अपनी पावर को खुद तकसीम किया। जिस तरह 18 अमेंडमेंट के वक्त आपने देखा होगा कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता था वो असेंबली को 58(2)(b) में एक झटके में तोड़ दे, लेकिन अब वो कानून खत्म हुआ। किसने किया? प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का। जो अच्छा स्टेप है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय करने की। तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए ना, बहुत अच्छी बात की है। इसी तरह का अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को तकसीम किया मशावरत के लिए, आप पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो पड़ोसी मुल्क में पूरे 27 जज सुप्रीम कोर्ट के जो है, जब कोई सो मोटो एक्शन का मामला आता है तो पूरे के पूरे जज आपस में बैठते हैं और मशावरत के बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो मशावरत का तो अमल हर हाल में होना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, तो हम कानून की बात करते हैं या जो है, तो मियाँ साहब की तकरीर को आप देखें तो उनके एक एक जुमले का अगर मतलब निकाले जाए तो बहुत सारी चीज़ों को वो कवर करता है। उन्होंने जो ये बात कही कि मैं इंतकाम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार। बिल्कुल, इस पे यासीन साहब ज़रा एक वक्फे के बाद इस पे आते हैं, जो इंतकाम ना लेने का है और इससे क्या मुराद है, किन किन कौन कौन लोग कवर होते हैं और कोई ऐसे लोग जो वाकई रियासत और कौम के मुजरिम हैं। अगर इससे पहले तो हमें यही सियासतदान बताते थे, क्या उनके हवाले से उनकी क्या राय और कानून और आइन इसके बारे में क्या कहता है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। मोज़िज़ पाकिस्तानियों, ये घड़ी है फैसले की। एक तरफ है बढ़ते कर्जों की बेइख्तियारी और दूसरी तरफ है टैक्स नेट की खुद मुख्तारी। आएं, इज्जत और वकार की राह अपनाएं, अपने इनकम टैक्स गोशवारे बर वक्त जमा करा के बुनियाद रखें एक खुददार पाकिस्तान की।
इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। एक्टिव टैक्स पेयर बने, सर उठा के जिएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, यासीन आज़ाद साहब और सरदार नादिर गबोल साहब। वक्फे से पहले यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे थे, लेकिन नादिर गबोल साहब आपसे मैं एक सवाल यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद यासीन आज़ाद साहब के पास, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास तो बहुत अच्छा एक चांस है और आपस में गलत फहमियाँ दूर करने का, जो बार बार आप बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, आप नहीं समझते कि अब ये वो मौका है कि इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, या जिसमें जो ऐसी चीज़ें रह गई थी जो आप पहले इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उसको आगे लेके आया जाए, उसको इंश्योर किया जाए, और अगर इसमें मज़ीद कोई तरमीम करनी है और दीगर सियासी जमातों को शामिल करना है तो वो भी कर लिया जाए। इसके बरअक्स हम देख रहे हैं कि शायद इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाने के लिए आपस में लफ्जी गोराबारी की जा रही है कि जो कि सियासी माहौल को इतना मतलब मुतासिर करेगी, जो पहले भी हो चुका है। नहीं, ये लफ्जी बयानबाजी नहीं है, हमारे सीरियस रिजर्वेशंस और कंसर्न्स हैं। हमें नज़र आ रहा है कि PMLN को बायस्ड एक सपोर्ट दी जा रही है। उनको मियां साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी स्टेट मशीनरी काम नहीं, लेकिन सवाल वही है ना, आपकी बात ये तो हो गई, पहले भी आपने की ना, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं, सो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक डॉक्यूमेंट है कि जो दो सियासी जमातों को जोड़ता है, तो क्या आप उनके साथ बैठ नहीं सकते? आप इतनी तो आपकी कोऑर्डिनेशन फ्रैंकनेस है कि बैठ के आप कहें कि जी ये आप सही आप नहीं कर रहे, अगर आपके ख्याल में गलत हो रहा है तो? देखिए, 16 महीने भी हम उनके साथ बैठे थे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि जो ये सेंसस का इशू था, नई मर्दमशुमारी का भी इशू था, हमें ये गारंटी दी गई थी कि आप इस सेंसस को अप्रूव करें। हमारे CM साहब जो बैठे थे मीटिंग में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, तो वहाँ पे गारंटी दी गई थी हमारे, बिकॉज हमारे रिजर्वेशंस यही थे कि अगर सेंसस को अप्रूव किया जाए तो फिर नए डिलिमिटेशंस की आड़ में इलेक्शंस को डिले किया जाएगा। तो हमें बोला गया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सेंसस अलग इशू है, इलेक्शंस 90 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना 100% होंगे। तो जब वहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि हमें मिसलीड किया गया या बैक स्टेप किया गया, और वही चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है कि हमें नजर आ रहा है कि ये चीज़ हमें 2018 में भी नजर आई थी। नहीं, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की सवाब दी थी। अगर आपने सेंसस को कर भी लिया नून लीग की या PM उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की गारंटी पे, सो मामला तो उनके हाथ में था ही नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कब तारीख देगा, 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी हमें आज से नहीं, कई सालों से, बल्कि एटलीस्ट 2 सालों से तो यही नज़र आ रहा है कि वो भी नून लीग को ज़्यादा फेवर देती है। जहाँ पे नून लीग के इश्यूज होते हैं, डस्का के इलेक्शन हो या कोई, वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, बट हमारे कोई अगर कंसर्न्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना हल्का लियारी, जहाँ पे 2022 में चेयरमैन PTI के इस्तीफे के बाद वहाँ पे इलेक्शन होना था और मेरे फादर वहाँ से खड़े हुए थे, तो PTI के ही MLA ने जाके चैलेंज कर लिया था उस इलेक्शन को, और इलेक्शन को नहीं होने दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन नहीं कराए। और हमें 100% यकीन है कि अगर वहीं पे अगर नून लीग जीतते हुए नजर आ रही होती इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन पे रखवाता किसी भी हाल में, मगर हमें वो रिलीफ नहीं दिया गया। हालांकि हम पूरी तैयारी करके बैठे थे, सितंबर 2022 में ये इलेक्शन होना था, और खुद चेयरमैन PTI वहाँ पे खड़े हुए थे मेरे फादर के खिलाफ, मगर वो इलेक्शन आज तक नहीं हुए। और तकरीबन लेकिन देखिए, इससे एक चीज़ महसूस होती है कि आपकी बात या पीपल्स पार्टी की बात, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, सही है गलत है ये एक अलग बहस है, लेकिन इस बात को पब्लिकली करने से आप नहीं समझते कि एक इंप्रेशन या एक तासुर पैदा हो रहा है और एक एनवायरनमेंट बनाई जा रही है कि अगर इलेक्शन हो गए और आपकी जमात यानी पीपल्स पार्टी के मंशा के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास एक जवाज़ होगा कि इन इलेक्शन के नताइज को आप मुस्तरद कर दें या कबूल करें बादल न खास्ता, और फिर एक जवाज़ पैदा करने की कोशिश करें कि अगर अगली हुकूमत है उसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है और ये माजी में होता रहा है, तो वही ये रविश सामने आ जाएगी फिर तो। नहीं, देखिए, ये हमारा ये मकसद नहीं है पब्लिकली बातें करने का। पब्लिकली हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने मीटिंग्स में दूसरी पार्टी के साथ ये बातें की हैं, पर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से मजबूरन हम आवाम के सामने अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं कि भाई
आने वाला इलेक्शन रिग्ड होगा और हमारी आवाम अगर भारी तादाद से निकले तब भी शायद लेकिन ये देखें, ये तो आप उन लोगों के लहजे में बात कर रहे हैं कि जो मतलब कुछ अरसे पहले तक बहुत एक्टिव थे और यही बात करते थे कि अगर हम जीते तो इलेक्शन ठीक है, अगर हम हार गए तो खराब है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है अभी भी अच्छी खासी सीटें हम लोग निकाल के आपको दिखाएंगे, मगर हर दफा इलेक्शंस में चाहे 2018 हो चाहे 2013 हो, यही होता है कि एक जमात को फेवर किया जाता है। 2018 में एक जमात को फेवर किया गया था, 2013 में नहीं, लेकिन कुछ नादिर कबूल साहब, कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं, उनको भी मद्देनजर रखें। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप वहाँ से अच्छी खासी अक्सरियत से जीत सकते हैं, लेकिन पंजाब में अगर सियासी सूरत हाल या रियलिटी को देखें तो पीपल्स पार्टी उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब में जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है या उसे पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ है। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, मगर अभी रिसेंट जो शमूलियत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, पंजाब से स्पेशली, तो उससे तो हमें होपफुल होना चाहिए। और हमारा जो मंशूर है और उसके अलावा चेयरमैन बिलावल साहब की जो एक डायनामिक लीडरशिप जो उन्होंने एज फॉरेन मिनिस्टर दिखाया, उसकी वजह से हम बहुत पॉजिटिव हैं कि पंजाब की आवाम बिलावल साहब को मौका देगी और बिलावल साहब इंशाल्लाह यूथ को मोबिलाइज करेंगे, बिकॉज वो खुद यंगस्टर हैं। तो पंजाब के पूरे पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं इस दफ़ा 65% वो यूथ ही हैं बिलावल साहब के, और मेरे हम उम्र होंगे इंशाल्लाह। तो वो किसके साथ ज़्यादा रिलेट करेंगे अपने आप को, बिलावल साहब के साथ या मियां साहब के साथ जो 70 प्लस हैं और ऑलरेडी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी खासी उम्र के हैं और तकरीबन मियां नवाज शरीफ साहब की उम्र के हैं, तो हमने देखा कि जो यूथ थी उस ज़माने में, और उनको हमने सड़कों पे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा, तो वो उस तरफ थी। तो हम यही हैरान होकर आप लोगों से सवाल करते थे। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मियाँ साहब कहते हैं वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हर 3-4 साल बाद मुझे अपने अवाम से, अपने लोगों से मुझे दूर कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें आपस में तज़ाद पैदा नहीं करती कि एक तरफ आपने इंतकाम की सियासत नहीं करनी, दूसरी जानिब आप उन लोगों को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। वो निशानदेही करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये पता लगे कि जो उन पे केसेस बनाए जाते हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो नाअहलियत का जवाब बनाया जाता है, दर हकीकत उसमें असलियत कुछ नहीं होती। वो एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ की पहले गवर्नमेंट, उन्हें पहले प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग किया जाता है, फिर उसके बाद नाअहलियत की जाती है, फिर पार्टी की सदारत थी उनके पास, उन्होंने कहा जी इससे भी आप रिज़ाइन देंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब को हमने पार्टी का सदर बनाया। तो ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की तरफ, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने की तरफ जाते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था हम IMF का कशकोल भी तोड़ देंगे, और वो काम हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद जब मियां साहब के मुखालिफ वो कुव्वतें उठती हैं जो उनको हर कुछ अरसे के बाद आवाम से दूर करती हैं, जलावतनी काटते हैं, केसेस भुगतते हैं, फिर उन्होंने इस दौरान सियासत की नज़र ये भी निशानदेही की कि मेरी वालदा और मेरी बीवी और मेरे वालिद उन्हीं दिनों में उनसे अलग हुए। ये सियासत का बहुत बड़ी उन्होंने जो मैं वो सवाल जैसे ही आप कह रही हैं वो सवाल मैं दोबारा दोहराऊंगा कि इस दफ़ा अगर मफरूज़े की बुनियाद पे कि मियां साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन गए, वो ऐसा मुख्तलिफ क्या करेंगे कि ये शिकवा बाद में उनको ना करना पड़े कि हर 4 साल बाद मुझे कोई मेरे लोगों से दूर कर देता है। दोबारा नहीं, वो चौथी मरतबा बनेंगे माशाल्लाह, मतलब अगेन। जी अगेन। तो वो ये है कि उन्होंने कहा मैं किसी के से दिल में इंतकाम नहीं रखता, मैंने सबको माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरे साथ जो ज़्यादती की। इसलिए ये महसूस होता है कि मियां साहब किसी अदारे, किसी शख्स, किसी बंदे जो उन्होंने देखा है कि उनके साथ जो सही नहीं था, वो उसके लिए दिल में कोई रत्ती बराबर भी कीना नहीं रखते। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ साबित करती है कि मैंने मियां नवाज शरीफ की सिर्फ सोच अब पाकिस्तान की, जो उनकी फोकस है पाकिस्तान की तरक्की की तरफ है, खुशहाली की तरफ है। वो चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेके चलें और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ से ये गुर्बत और बेरोज़गारी और ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा कर सकें जो पहले अदवार में वो करते करते रह गए। हमारी गवर्नमेंट तो 5 साल रही, उसमें बकिया हिस्सा शायद खाकान अब्बासी साहब ने पूरा किया, लेकिन नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो वो फोकस इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तान का इमेज नहीं रहता जो वो लेके चलते हैं। और इस इलेक्शन में भी जब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आएगा, ये मेरे भाई अर्ज़ कह रहे थे नबील इनका क्या नाम है, गपोल साहब, कि ये जो डस्के का इलेक्शन और वो ज़िमनी इलेक्शन, ये बड़ी मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ज़िमनी इलेक्शन के जब रिज़ल्ट आए
एक सीट पीटीआई हारी और उन्होंने कहा इस सीट का हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, नतीजा ही नहीं तस्लीम करते, एक सीट वो हारे। अगर वो सब सीटें जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है। ठीक। और पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा तो उस सीट पे हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब थे और इनके कैंडिडेट कादर मंदुखेल साहब थे और वो सीट पीपल्स पार्टी ने जीती और हमने खुले दिल से उस जीत को तस्लीम किया। इस मुल्क के अंदर मैं ये समझती हूँ सबसे बड़ा एक मरला जो है वो ये है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे से हार जाता है तो वो एक लफ्ज़ है छोटा सा धांधली, वो ये नहीं सोचते कि ये इलेक्शन फेयर है, ये इलेक्शन फेयर हुआ होगा और हमें कुछ कमी होगी तो हम हार गए हैं, एक और कहानी शुरू हो जाती है और क्रिएट हो जाती है। वेरी राइट, वेरी राइट। यासीन आज़ाद साहब, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन एज अ होल, उनके बारे में जो तासुरात हैं सियासी जमातों के, अभी आपने पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे उनकी गुफ्तगू सुनी, तहरीक इंसाफ बात कर रही है, ये कितना आप समझते हैं कि पेचीदा मसला हो सकता है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद? क्योंकि एक माहौल अगर बना दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, अगर ये मौक़िफ़ लेके चलें सियासी जमातें, तो फिर इलेक्शन के नताइज जो हम बार बार बात होती है कि कबूल करने चाहिए, तो वो तो फिर कबूल कोई नहीं करेगा हारने वाला, फिर बैक टू स्क्वायर वन। सर, पहली बात यह है कि लाज में जो तब्दीली आई वो पीडीएम की हुकूमत ने की है, पीपल पार्टी इसमें शामिल थी। तो जब पीडीएम के दौर में इलेक्शन के कवानीन को चेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेट देने का तक का इख्तियार दिया गया, तो मेरे ख्याल में उसके बाद गुंजाइश तो नहीं बनती कि आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक पार्टी को फेवर करता है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन वो बगैर किसी की सपोर्ट के जो हमारी एजेंसियां हैं या जो लोग हैं, जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। लेकिन जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और ये इख्तियार आइन उसको देता है। इलेक्शन लॉज में जब पीडीएम की गवर्नमेंट ने तब्दीली की, लोगों ने शोर मचाया कि बड़े जल्दबाजी में कवानीन को चेंज किया गया, लेकिन वो कानून जो कानून बन गया तो फिर वो सियासी जमातें जो उस वक्त हुकूमत में शामिल थी, जिन्होंने कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉज को चेंज किया और उनको मजीद इख्तियार दिए, तो उनको फिर अपने इदारे पे एतमाद करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया सर कि इदारों का कोई अगर हेड है तो माजी हमारा ये निशानदेही करता है कि वो कानून आइन के मुताबिक चलने के बजाय अपनी अना की जंग लड़ता है, चाहे हमारी जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी हो। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक तब्दीली आ रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो एक आईनी इदारा है वो इख्तियार दे रहा है कि दूसरे आईनी इदारे जो हैं वो अपने को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ठीक है, अभी इलेक्शन हुए नहीं है और आप पहले ही शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी फलां आदमी को फेवर कर रहा है, फलां आदमी इदारा भी फलां को फेवर कर रहा है। दिन में कोई ऐसी बात है कि जो अभी से आप उसको डिस्प्यूटेड बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत से दो चार है, माशी एतबार से हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। तो आखिर कोई ना कोई इस मुल्क में ऐसा बंदा तो आना चाहिए कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसको बेहतर बनाए। और मैं ये कहता हूँ कि माजी में भी अगर मियाँ साहब के पहले 3 दौरे हुकूमत को देखा जाए तो पंजाब में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से हर साल निकलता हूँ, मोटरवे का एक जाल बिछाया गया है। क्या ये काम नहीं है? इस काम से बेनिफिट कौन ले रहा है? पाकिस्तान के लोग। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन। यासीन साहब, माजरत आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, ज़रा वक्त थोड़ा है, मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा नादिर गबोल साहब से। नादिर गबोल साहब, अभी जिक्र हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे थे, और हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में बैठा है कि जिसने खुद अपने इख्तियारात वापस किए। बड़ी तफसील से बात की अभी यासीन आज़ाद साहब ने। सो इन केस अगर आपके खदशात दूर नहीं होते, कोई मसला होता है या आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती होती है, सो एक फ़ोरम मौजूद है, ऐसी हमारी अदलिया इस वक्त मजबूत मौजूद है कि जो आपके खदशात दूर कर सकती है। तो उससे पहले इदारों को डिस्प्यूटेड करना तो मकसूद नहीं होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इदारों को ना कमज़ोर करना चाहती है, ना आपस में लड़वाना चाहती है। हम बिल्कुल यकीन रखते हैं इस बात पे कि तमाम इदारे बाइख्तियार होने चाहिए और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहने चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर तो इलेक्शन ये मुतनाज़ा जो कि हमें नज़र आ रहा है कि होंगे, और अगर वाकई में होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, तो उस वक्त हमारे पास ये एक
फोरम होगा जहाँ पे हम जा सकेंगे अपने ग्रीवेंसेस लेके, और हम बिल्कुल लेकर जाएंगे। तो कोई ये ना समझे कि हमसे इलेक्शन छीन सकेंगे। अगर आवाम के वोट के जरिए आपने आना है पावर में, 100 बिस्मिल्लाह, हमारे चेयरमैन ने बोल दिया है, चाहे पीटीआई पावर में है चाहे कोई और पार्टी है, मगर अगर रिग्ड होके इलेक्शंस होंगे तो हम खामोशी से नहीं और बैठेंगे। इस बात के इम्कान को भी हम रद्द नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन अलग-अलग लड़ेंगी, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के मिल के हुकूमत भी बना लें। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। right. मगर ये सारी चीजें इलेक्शन होने के बाद ही होंगी। बिल्कुल ठीक, इसी थॉट के साथ कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और आपने सही कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नादिर गबोल साहब, यासीन आज़ाद साहब, ताहिरा औरंगजेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, आपने सुनी प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।